हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? तो ये धौलावीरा में की गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में मनहर व मानसेहरा नदियों के मध्य कादिर द्वीप पर स्थित है। इसकी खोज हुई थी 1967 से 68 के बीच। किसने किया था? डॉक्टर जगपति जोशी ने किया था। खोज हुई थी 1967 से 68 के बीच और किसने किया था? जगपति जोशी ने की थी। धौलावीरा से उत्कृष्ट जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं इसे, इसके प्रमाण मिले हैं। मनहर व मानसेहरा नदियों के संगम पर डैम बनाकर जल संग्रह किया जाता था। वर्षा जल का भी संग्रहण किया जाता था यहाँ। और 31 से 32 सीढ़ियों युक्त जलाशय विशेष मिले हैं यहाँ से। और पत्थरों को काटकर जलाशय निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? तो ये थे महागोविंद। राइट आंसर बी हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने इस नगर की स्थापना महागोविंद के देखरेख में करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जीवक जो थे वो बिंबिसार का राजवैद्य था। जीवक जो थे वो बिंबिसार का राजवैद्य था। और उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर शासन के चौथे वर्ष में पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। डाइमेकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? तो ये भेजा गया था बिंदुसार के शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था डाइमेकस सीरिया को, जो राजदूत था। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रचेत या अमित्रघात कहते थे। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका एक और नाम है सिंहसेन भी इन्हें कहते थे। बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। मिस्र के शासक टालमिक द्वितीय ने फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में वहाँ के अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ था। इसे दबाने के लिए मालवा या उज्जैन के प्रशासन के लिए अशोक को भेजा गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित 8 अध्यायों में विभक्त है, जिन्हें कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उच्छ्वास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उच्छ्वास कहा जाता है। हर्षचरित कुल 8 अध्याय हैं, जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। प्रथम 3 उच्छ्वासों में बाण की आत्मकथा लिखी गई है और चतुर्थ उच्छ्वास में हर्ष का बचपन व राजश्री का विवाह का वर्णन है और 5वें में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का वर्णन है और 6ठे में राजवर्धन की मृत्यु व हर्ष की प्रतिज्ञा का वर्णन है और 7वें में हर्ष की दिग्विजय यात्रा का वर्णन है और 8वें में राजश्री की खोज का विवरण दिया गया है। तो इस प्रकार मिलाकर कुल 8 अध्याय में विभक्त है हर्षचरित। नेक्स्ट को देखते हैं। क्लेमेंसी रेजोल्यूशन कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 31 जुलाई 1857 को। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लेमेंसी रेजोल्यूशन जिसे क्षमादान भी कहते हैं, इसे 31 जुलाई 1857 ईस्वी के प्रस्ताव द्वारा लाया गया था। उन रेजिमेंटों के लिए सिपाहियों के बीच अंतर करता था जिन्होंने विद्रोह किया और अपने अधिकारियों और यूरोपीय नागरिकों को मार डाला था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अखंड भारत की अवधारणा के प्रबल समर्थन में था? तो ये था आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन। राइट आंसर ए हो जाएगा। आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन 1929 में स्थापित किया गया था।
कब किया गया था? 1929 में इस स्थापित किया गया था इसे। इसकी स्थापना अल्लाह बख्श ने की थी। यह सम्मेलन भारत में राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक संगठन था। इसका उद्देश्य था समग्र राष्ट्रवाद और एक संयुक्त भारत की वकालत करना। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन का महत्व किस देश के लिए था? तो ये था इंग्लैंड के लिए। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई हैं? तो ये की गई हैं फरीदुद्दीन गंज ए सकर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर, जिन्हें बाबा फरीद भी कहा जाता है, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सिख थे। इनका जन्म हुआ था पंजाब में। बाबा फरीद चिश्ती सूफी सिलसिले के महत्वपूर्ण संत थे। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये प्रयोग किया गया है चरखी के लिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिले हैं। यहाँ तांबे या कांसे के अर्थ में अयस्क शब्द का भी प्रयोग मिला है। इससे पता चलता है कि आर्यों को धातु कर्म की जानकारी थी। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण तथा धातु कर्मी के लिए कमरी शब्द मिलता था और सोना के लिए हिरण शब्द का प्रयोग हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तसर के लिए चरखी के लिए, तसर शब्द चरखी के लिए उपयोग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्तूप जहाँ बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते थे कहा जाता था, उसे कहा जाता था शारीरिका। राइट आंसर ए हो जाएगा। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के समय उनके संप्रदाय में उनके शरीर को लेकर बहुत अस्पष्टता थी। स्तूप मौर्योत्तर काल के सर्वोत्तम स्मारकों में से है। स्तूपों की बनावट तथा उनके उद्देश्यों के आधार पर उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शारीरिक स्तूप, इसमें बुद्ध या भिक्षुओं के शरीर के अवशेष मिले हैं। और दूसरा है परिभोगिक, इसमें बुद्ध या भिक्षुओं के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं मिली हैं। औद्देशिक तीसरा है उद्देशिक में किसी उद्देश्य की पूर्ति की गई है। और चौथा है पूजार्थक यानी कि संकल्पित, इसमें पूजा हेतु बने छोटे स्तूप के मिले हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में समाहर्ता का क्या अर्थ है? समाहर्ता का अर्थ है आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। राइट आंसर हो जाएगा सी। मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली है। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता है। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख होता है। तो समाहर्ता या राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता। और सन्निधाता क्या था? इसमें पूछा जाता है कभी कभी। सन्निधाता जो है वो राजकीय कोषाध्यक्ष था और प्रदेष्टा जो है वो फौजदारी न्यायालय का या न्यायाधीश जिसे कमिश्नर कहते हैं। और व्यवहारिक जो था वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ह्वेंसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन से थे जिन्होंने 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? तो ये थे हिंदू शाही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। अल बरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर। हिंदू शाही राजवंश मुस्लिम आक्रमण का शिकार हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जजिया कर का भुगतान करना होता था? तो हिंदू पुरुष को करना होता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जजिया कर जो था वो हिंदुओं के लिए था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बदले में, जजिया कर के बदले में उनके जीवन तथा संपत्ति की रक्षा होती थी तथा वे सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे। स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, पुजारी, साधु आदि से इस कर से सभी मुक्त थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जजिया कर लगाया किसने था? तो ये अकबर ने लगाया था, और फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया जो पहले इस कर से मुक्त थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नूर सिपेहर की रचना की थी? तो नूर सिपेहर की रचना की थी अमीर खुसरो ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था पुलिकट में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम और 1610 में पुलिकट में और 1616 में सूरत में और 1645 में करिकल में किया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ कर दिया था? तो ये 19वीं नेटी इन्फेंट्री। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1860 ईस्वी में प्रारंभ कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था राम सिंह के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। कूका आंदोलन की शुरुआत 1860 में राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन का प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का पर्दा उठ गया निम्नलिखित में से किस संदर्भ में इस कथन का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है पूर्वी यूरोप में उदार प्रजातंत्र का उदय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोहे का पर्दा उठ गया वाक्यांश का संदर्भ पूर्वी यूरोप में उदार प्रजातंत्र का उदय से संबंधित है। यूरोपीय बाल्टिक द्वीप में सोवियत संघ और उसके आश्रित राष्ट्रों को शेष यूरोप से विभाजित करने वाली रेखा को लौह आवरण के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात क्या था? तो ये था 1:2, 2:4। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का बोगज कोई अभिलेख में मिलता है? निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है नासत, वरुण। तो ये मिलता है नासत, वरुण, इंद्र और मित्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वरुण, नासत, मित्र, इंद्र, इन सभी का उल्लेख वैदिक देवता के भोगज कोई अभिलेख में मिलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंत्यज किस जाति का गठित है? तो ये है दलित। राइट आंसर सी हो जाएगा। अंत्यज यानी अंत में उत्पन्न सभ्य उपनिवेशों के बाहर जंगली और पर्वतीय प्रदेश कहलाते थे और वहाँ बसने वाले अंत्यज कहे जाते थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए दर्शनों को उनके रचयिताओं के साथ जोड़िए। तो जोड़ लेते हैं, एक तरफ है दर्शन और एक तरफ है संस्थापक। ठीक है, तो इसका मिलान कर लेते हैं। न्याय दर्शन का हो जाएगा
गौतम। नीचे क्वेश्चन और दिया ही नहीं है। सांख्य दर्शन का हो जाएगा कपिल, और वैशेषिक दर्शन का हो जाएगा कणाद ऋषि। तो इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है, चलिए इसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसे बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।